अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाजीब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी मुहाज़राए में सामने आने वाली नई चाल ने PDM को तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया है। हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात कबल वक्त करवाने के ऐलान के बाद अब तक PDM की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आ सका। क्या PDM सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी या फिर सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे देगी? क्या लॉन्ग मार्च की तारीख बदली जाएगी? आज मौलाना फजल रहमान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ने इससे यह मुतालबा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से यकतरफा तौर पर सेनेट इलेक्शन कबल वक्त और शो ऑफ हैंड से करवाने का नोटिस लिया जाए। ये इलेक्शन बैलेट पेपर और खुफिया बैलेट पेपर के जरिए ही हो सकता है। इसके अलावा और कोई आईनी तरीका नहीं। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल है और फिर कहते हैं PDM इस्तीफे नहीं देगी, PDM का इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं है। अगर PDM इस्तीफे नहीं देगी या इस इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं है तो फिर आप इस कदर हवास बाख्ता क्यों हो गए हैं? हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं इस किस्म के ऐलानात का सख्ती से नोटिस लें। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि खुद मौलाना फजल रहमान ये ऐलान कर चुके हैं कि वो सेनेट इंतखाबात नहीं होने देंगे। तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे? क्या अपोजिशन में इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफात की खबरें दुरुस्त हैं और हुकूमत को इस बात की उम्मीद है कि सेनेट इंतखाबात जल्दी कराने के ऐलान से ये इख्तिलाफात मजीद बढ़ेंगे? सियासी तौर पर भी इंटीरियर मिनिस्ट्री तमाम अपोजिशन से पॉजिटिव गुफ्तगू करना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि कल जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की, गो उन्होंने एटम बम चलाने की धमकी दे दी है इस्तीफों का, और मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी। इस्तीफे जो हैं पार्टी सदर को देने पड़ते हैं, इसलिए नून लीग ने पहले इस्तीफे शहबाज शरीफ को देने हैं। मैं बिलावल पीपल्स पार्टी को इस सियासत में बेहतर पोजीशन में देख रहा हूँ और शहबाज शरीफ भी मुज़ाकरात का हामी है और मुशावरत का हामी। यह हुकूमत की ख्वाहिश है या पस पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है? ये अहम सवाल है, क्योंकि बज़ाहिर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्तीफों के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ दे चुके हैं और सिंध की हुकूमत भी कुर्बान करने को तैयार नजर आते हैं। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस है, ये तो इस बात के सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। हुकूमत जानती है कि उनके MPAs उनके साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो अदालत है वो इस किस्म का मुतनाज़ा स्टेप में, जहाँ हमारा आइन बिल्कुल साफ और क्लियर है, उस पर ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे। और ये जो हुकूमत का कोशिश है कि अदालत को गैर जमहूरी कदम में घसीटा जाए, ये नाकाम रहेगा। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस्तीफे कब आएंगे, ये अहम सवाल है। ऑपोजिशन की जानिब से यह तासुर सामने आ रहा है कि लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्तीफे दिए जा सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ऑपोजिशन की 31 जनवरी की डेडलाइन को मुस्तरद कर चुके हैं और आज पेशावर में सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं और ना ही हुकूमत को ऑपोजिशन से किसी किस्म का खतरा है। एक हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, क्योंकि ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये जो कि सेनेट से बेचारे, इनका ख्याल है कि कोई सेनेट के इलेक्शन ना हो तो वो तो फेल हो जाना है। इन्होंने वैसे ही हमने एक हमारे ख्याल में हमारे अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। ये हो सकता है कि आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है ये, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। और हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क में सबको जब पता है कि रिश्वत चलती है सेनेट इलेक्शन में, तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना ख़तरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। ये कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी, मेरे से ये लिख लें। कभी कौम लोगों के वो बाहर डाकू सारे बाहर बैठ गए जाके, वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पर निकलो और मेरी चोरी बचाओ। लोग बेवकूफ़ हैं।
देखें, जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ऑपोजिशन किस बात का इंतजार कर रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब हुकूमत काफी एतमाद से सेनेट इलेक्शन कबल अज वक्त करवाने का ऐलान कर चुकी है और ऑपोजिशन में कबल अज वक्त इंतखाबात और शो ऑफ हैंड के मामले पर भी इब्हाम पाया जा रहा है। यकसा मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। रज़ा रब्बानी ने आज कहा कि शो ऑफ हैंड या इलेक्शन की तारीख तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन नून लीग के रहनुमा कुछ और कह रहे हैं। काबीना को किसी भी तरह ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो ये कहे कि जी इलेक्शंस फरवरी में होंगे या जनवरी में होंगे या मार्च में होंगे, और ये काम आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत इलेक्शन कमीशन का है। मासवाए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के दीगर तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। और आप ताउन करेंगे जावेद अख्तर साहब उसमें? शो ऑफ हैंड्स तो अच्छी बात है ना, अगर उसमें आईनी तरमीम करना पड़ी तो आप ताउन करेंगे ना? देखें वसीम, ये बात बहुत अच्छी है। ठीक है, इनके अपने लोग जो हैं अच्छा इनसे नहीं है। वफादारी करने के लिए तैयार नहीं। बहुत से इनके वुज़रा ने हमसे राब्ता किया है, इनके बहुत से वुज़रा ने राब्ता किया है कि आइंदा पार्टी टिकट हमें दे दिया जाए। तो आज असल बात यह है कि पता ये करें कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जाने की कोशिश हो रही है। हम तो पूरी असेंबली छोड़ रहे हैं, असेंबलियां छोड़ रहे हैं, आप चलाएं। वोट का एक असूल होता है कि उसमें सीक्रेसी का एलिमेंट शामिल होता है। जनरल इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर भी आपको इस लबादे को हटाना पड़ेगा। हकीकत क्या है? बड़ी बात की बड़ी खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि सेनेट के इलेक्शन कबल अज वक्त हो सकते हैं और 11 फरवरी के बाद मुनक्किद किए जा सकते हैं। आईनी माहिरीन की भी यही राय है कि सेनेट इलेक्शन फरवरी में करवाए जाने पर हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन क्या ये इलेक्शन वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक शो ऑफ हैंड से करवाए जा सकेंगे या नहीं, ये मामला इतना सादा नहीं। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक आइन में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं और हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हुकूमत का साथ देगी? और क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत एक अहम मामले पर एक तरफा फैसला लेने के बजाय तमाम सियासी फरीकैन के साथ बातचीत से मुतफ़िका कदम उठाए? इतलात ये भी हैं कि हुकूमत के इस फैसले के पीछे कुछ सियासी वजूहात भी हैं और खुसूसन पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादियों की वफादारी पर शकूक का इजहार हो रहा है। क्या हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत की यही वजह है? क्या ऑपोजिशन सेनेट का इलेक्शन सबोटाज करने में कामयाब होगी या हुकूमत बाजी ले जाएगी? शेख रशीद का दावा है कि 31 जनवरी से पहले ही दरमियानी रास्ता निकलेगा, ना वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे और ना ही ऑपोजिशन मुस्ताफी होगी। अच्छा, इस मौजूदा सिचुएशन से निमटने के लिए अस्करी इदारों की जो क़यादत है वो क्या मशवरा दे रही है हुकूमत को, कैसे निपटा जाए? मशवरे में दोनों प्राइम मिनिस्टर और वो, मैं अभी मायूस नहीं हूँ, मैं दरमियानी रास्ता भी निकलता हुआ देखा। मेरा ख्याल है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 20 फरवरी तक कोई ना कोई एक दरमियानी अंडरस्टैंडिंग निकल आएगी जिसमें इमरान खान का इस्तीफा शामिल नहीं है। इस दावे की बुनियाद क्या है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, सेनेट एक तो जो कल हुकूमत ने सरप्राइज दे दी है ऑपोजिशन को, एक तो मार्च के बजाय फरवरी में इंतखाबात कराने का, फिर दूसरा शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात कराने का, तो मियां साहब इस पर एतराज पीडीएम को या ऑपोजिशन को क्या है आपके नज़दीक? देखें, पहली बात तो यह है कि हुकूमत वक्त कोई भी हो वो इलेक्शन का शेड्यूल देने की मजाज नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देता है और अगर इनको कोई अर्ली ज़रूरत भी थी तो ये एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को या कोर्ट को दे सकते हैं। उसको यकीनन अपोजिशन जो वक्त की होती है वो अपोज़ करे ना करे, उससे इत्फाक कर ले। ये क्या तरीका है कि जो आपके जहन में आए, जो आपको सूट करे, जो आपकी ख्वाहिश हो, उसके मुताबिक आप कानून भी बनाते हो, आप आर्डिनेंस भी निकाल लेते हो और अदारों से भी ये तवक्को रखते हो कि जो हमने कह दिया वो हो जाना चाहिए। और जहाँ तक शो ऑफ हैंड का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि शो ऑफ हैंड
सेनेट में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि एक खुफिया रायशुमारी की बजाय जो बोलियां लगती हैं वो ख़त्म हो जाएं, मगर जो कानून बने, अगर अच्छा कानून भी आप बदनीति की बुनियाद पर बनाते हो तो उसको ज़रूर अपोज करना चाहिए। इसमें बदनीयती क्या है? अगर ये शफाफियत की तरफ जा रहे हैं तो मियां साहब बदनीयती क्या है इसमें? हाँ, इसमें बदनीति ये है कि इनको इल्म है कि इनके अरकान असम्बली जो हैं वो बेजार हैं इनकी हरकतों से, इनकी 2-2.5 साल पॉलिसी से, और वो अवाम में जब जाते हैं तो लोग उनको कोसते हैं। आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी जब सेनेट के इंतखाबात हुए पिछले 2015 में, तो उस वक्त बहुत से सेनेट के अरकान असम्बली जो थे उन्होंने इनके सेनेट के उम्मीदवारान को वोट नहीं दिए थे। और आज भी इनको ये है कि खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के जो इनका MPs हैं वो इनको वोट नहीं दे रहे। तो ये इसलिए कर रहे हैं, वरना तो मियां साहब ये जो आप इंकशाफ कर रहे हैं, जो आप इंकशाफ कर रहे हैं कि इनके अपने अरकान जो इनको वोट नहीं दे रहे या इनसे बेजार हैं, क्या आपसे किसी ने राब्ते किए हैं, अपोजिशन से किसी ने राब्ते किए हैं, या आपके पास मुस्तनद इतलात हैं इस हवाले से? अगर फिर आप सच्ची बात पूछना चाहते हैं ना, सच्ची बात ही बात यह है कि इनके बहुत से वज़रा जो हैं, इनके बहुत से वज़रा जो हैं वो आइंदा इंतखाबात में टिकट का गारंटी मांगते हैं, और वो आपको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाने के लिए तैयार हैं, हुकूमत वक्त के खिलाफ ऐलान जंग टिकट की गारंटी मियां साहब जरा बताएं, आप लोगों से मांग रहे हैं आइंदा इंतखाबात में, या फिर और पंजाब के वज़रा हैं क्या ये? नहीं, यकीनन अगर हमसे राब्ते हैं तो हमारी जमात से मांग रहे हैं ना, कोई इलेक्ट करवाने वालों से तो थोड़ी मांग रहे हैं। तो मियां साहब उन्हें गारंटी दें और तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, हुकूमत को उठाएं, फिर आईनी रास्ता आपके पास मौजूद है। अगर तो नाराज हैं तो देखें, मेरी अर्ज सुन लें। बदकिस्मती है कि जमातों के अंदर एहतसाब का जो कमज़ोर निज़ाम है, बल्कि कई जमातों में है ही नहीं, कहने को कहा जाता है मगर होता नहीं। अगर ये एहतसाब का हर जमात के अंदर अमल हो तो वफ़ादारियाँ जमातों से कोई चेंज ना करे। अगर मैं एक मौक़िफ़ रखता हूँ अपनी जमात के लिए तो मुझे दूसरी जमातों के मतलब भी वही राय रखनी चाहिए। तो सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आपके बयानिए पे आपकी लीडरशिप से वफ़ादारी नहीं करते, कल को आपसे भी नहीं कर सकते। मियां साहब ठीक है, लेकिन जो नाराज अरकान वाली बात है उस पर तो सर फिर तहरीक अदम एतमाद ले आए, उन अरकान को अपने साथ मिलाएं। वज़ीर आज़म ने तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया कि ले आए तहरीक अदम एतमाद। फिर अगर ये इतना आसान होता तो आपको इल्म है कि सेनेट का जो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया था, जी उस वक्त हमारी मेजॉरिटी थी, तो वो अक़लियत में क्यों बदल गई? अक्सरियत जो थी वो इसलिए कि जब आप रियासती अदारों को हुकूमत वक्त इस्तेमाल करती है तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आइनी हदूद में रहकर हर अदारा काम करे, तो फिर ये एजिटेशन की या लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पेश ना आए। फिर आपके पास आइनी कानूनी रास्ता होता है, वो है अदम एतमाद का। फिर आप फ्रेश मैंडेट की, फिर आप नए इंतखाबात की बात भी ना करें। और अगर वो रुकावटें रहें तो यकीनन फिर आपके पास और कोई रास्ता रह नहीं जाता रोड के अलावा। तो मियां साहब ये जो अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई है, जिसमें आपने भी जिसका जिक्र किया या PDM भी जिक्र कर रही है कि आइन पर अमल दरामद नहीं होता, गैर आइनी तरीके से फैसले मुसल्लत करवा दिए जाते हैं, तो अगर आप लोग इस्तीफ़े भी दे देते हैं, अगर असम्बलियाँ भी किसी सूबे की तहलील हो जाती हैं, सेनेट इंतखाबात भी नहीं होते और आपका मुतालबा है कि दोबारा मुल्क में इंतखाबात हों, तो फिर उन इंतखाबात के लिए वो तरीका कैसे वज़ा करेंगे जिसमें आइन पर अमल दरामद भी हो, कोई गैर आइनी तरीके से फैसले भी ना और हुकूमतों को भी ना लेकर आए? वो कॉन्फिडेंस फिर कैसे डेवलप होगा? मैं एक बड़े अफसोस से जो कोट करने लगा हूँ, आज 16 दिसंबर है और दो बड़े सानियात हुए थे, एक 1971 में और दूसरा 2014 में। बिल्कुल मैं अफसुर्दा हूँ आज के दिन, यकीनन आप भी होंगे, कौम है अफसुर्दा यकीनन, मगर 50 साल बाद भी एक उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान थे जो सकूते ढाका से पहले वो कहा करते थे कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए,
आइन पर अमल होना चाहिए। वो कहा करते थे कि सिविलियन बालादस्ती के लिए हम काम कर रहे हैं, जो अदारे हैं अपनी अपनी डोमेन में रहें। तो 50 साल बाद भी देखें, आज आपको चौकों चौराहों में यही बात सुनाई दे रही है। हमने सीखा क्या इंसानियत से? बात इतनी सादा नहीं है कि मेरे कहने से हो जाए कि आइन पर अमल होना चाहिए तो हर बंदा जो है वो मुतमिन ही होगा, हर बंदे को इंसाफ भी मिलेगा। और जब ये सानिया हो गया, आपकी फ़ौज कैदी बन गई इंडिया की, तो उसके बाद आपकी अदलिया से एक फ़ैसला आया कि मार्शल लॉ जो था वो गैर आइनी है। आप मुझे ये बताएं कि जब इस तरह फैसले होंगे वक्त गुजरने के बाद, तो क्या 50 साल बाद भी हम सिविलियन बालादस्ती की बात ही करते रहेंगे? लेकिन मियां साहब, इस 50 साल सफर में, इस 50 साल सफर में सिविलियन बालादस्ती को जो मुतासिर किया है, उसमें तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी तो उतना कसूर है ना, जिसको वो तस्लीम भी करते हैं माजी की गलतियों को भी। तो 50 साल सफर में तो फिर जिम्मेदारी सब लेना। मियां साहब, मेरी अर्ज सुन लेना। अगर सिविलियन यकीनन वो मुबर्रा नहीं है गलतियों से, गलतियां उनसे हुई हैं, मगर मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर अदारे अपनी हदूद में रह कर काम करें, आइन की बालादस्ती हर अदारा तस्लीम करे, तो सिविलियन की गलतियां जो हैं उनका कड़ा एहतसाब फिर इंतखाबात में हो जाता है। ठीक है, और जो गलती करता है फिर कौम कभी उसको माफ नहीं करती। अच्छा मियां साहब, यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल की अगर हम पेशरफ्त की बात करें, आज शेख साहब ने ये इंकशाफ किया है, शेख रशीद साहब ने, उन्होंने कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकल रहा है। 31 जनवरी से पहले ना वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, ना ही PDM के इस्तीफों की नौबत आएगी, बल्कि मामला सेटल हो जाएगा। क्या मुज़ाकरात हैं या कौन सा दरमियानी रास्ता निकल रहा है जिसका शेख साहब भी इंकशाफ कर रहे हैं? अब शेख साहब गैर संजीदा आदमी है, मैं उनका क्या जवाब दूं? जिसके वज़ीर दाखिला है, वो आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, गैर संजीदा कह दिया आपने। मैं वही अर्ज करने लगा हूं ना, आप वो गैर संजीदा ही नहीं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव गैर संजीदा हैं। मुझे ये बताएं कि 2.5 सालों में इनको पार्लियामेंट याद नहीं आई, और आज जो बात वो कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये बाइख्तियार हैं? और फिर क्या गारंटी है कि इनकी कही हुई बात जो है वो कोई दूसरा फरीक मान लेगा? फरीक हम अपोजिशन वाले नहीं, मैं तीसरे फरीक की बात कर रहा हूँ। और फिर जब इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, अमलन 6-7 माह से आपके पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है और आइन कानून पर अमलदारी भी आपको नज़र नहीं आएगी, तो फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि क्या पाकिस्तान के पॉलिसी साज, क्या पाकिस्तान के वो अदारे जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान के वो लोग जिसको जमहूर कहते हो और जमहूरियत में बड़ी अहमियत रखते हैं जमहूर, क्या उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा? जो आप रोडों, चौकों, चौराहों में जमहूर आवाज़ दे रहा है कि हमें आइन चाहिए, हमें कानून चाहिए, हमें अपना वोट चाहिए, हमें अपने वोट का तकद्दस अजीज़ है। ये सारी वो चीज़ें हैं। और बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा मकबूजा कश्मीर से जो रिश्ता था वो तोड़ा किसने? बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप हमें इस सारी सूरत हाल में PDM और अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह करें। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा वक्त के लिए। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कल से अपोजिशन को सरप्राइज़ दिया हुआ है सेनेट इंतखाबात का, मार्च के बजाय फरवरी में करवाने का और शो ऑफ हैंड से करवाने का, वजह क्या ऐसी ख़ास पेश आ गई हुकूमत को इस बड़े फैसले की? देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि ये जो पूरी सियासी सर्कस जो इस वक्त APDM के नाम से है और जो इस्तीफ़ों के ड्रामेबाजी हो रही है, किसी ने जेब में रखा हुआ है, कोई उसके ऊपर पकोड़े रख के बेच रहा है, कोई कह रहा है कि जी हम अपने पार्टी राम नवाओं को जमा कराए, कोई कह रहे हैं कि जी हमें तो अभी कहा ही नहीं गया, कोई कह रहा है कि जी फलंदे जमा हो गए हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है, सर्कसबाजी, ये बेसिकली इस्तीफ़ों की वो है ही इसीलिए कि अपोजिशन चाहती है कि किसी तरीके से सेनेट का इलेक्शन ना हो, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में अगला जो इलेक्शन होगा तो उसमें गवर्नमेंट के जो है वो सेनेटर्स बढ़ जाएंगे।
कोई सियासी फोरम बेसिकली इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन है उनको पसंद नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे ये जा रहे हैं। उनके पास अपनी तो कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो तो अपनी आबाई सीट भी DI खान से हार चुके हैं अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में। वो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, जिस पार्लियामेंट से वो खुद सदर मुमलकत बनना चाहते थे, अगर आपको याद हो वो कैंडिडेट थे। अभी उसके बाद जो है जब सीरियस कानून साजी की बारी आती है, जब जैसे हमने FATF के बिल में से निकलना था कि उसको पास करा दें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के किसी तरीके से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट ना हो जाए, तब अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, स्टेट को ब्लैकमेल किया जाए, चाहे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए खुदा न ख्वास्ता। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, आप नैब के 37 शिकों में से 34 शिकें चेंज कर दें, फलंदा लेकर NRO का लेकर आगे दें कि जी ये दें और इसको चेंज करा दें। और वो पर्सन स्पेसिफिक थी और उनका मकसद ये था कि टूथलेस कर दें नैब को, बिल्कुल कोई वो काम न करे, टूथलेस कर दे। तो वो भी रिजेक्ट हो गया। हमें दोनों ऐवानों के इकट्ठा बुलाना पड़ा और हमें कानून साजी करनी पड़ी क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं थी। तो जो कोई पॉलिटिकल फोरम है, चाहे वो स्पीकर साहब का चैम्बर है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो नेशनल असेंबली है, किसी तरीके से अपोजिशन की कोशिश है कि कोई फोरम इस्तेमाल ना हो और अब सेनेट के इलेक्शन को भी डिरेल किया जाए, ताकि इनके जो एक वो अंदरूनी ख्वाहिशात है, जो इनको रिजेक्शन हुई है 2018 के इलेक्शन में, ये जबरदस्ती, क्योंकि जारी बात है इनके जहन में अभी बादशाह चलती है, इनके पार्टियों में अभी तक बादशाह है, डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज है नहीं। वहां ये चाहते हैं कि तीसरी दफा चौथी दफा बन जाए, नहीं तो इनके जो नालायक निकट्ठे औलाद हैं, जो एक पर्ची के जरिए जबरदस्ती का बिला वजह भुट्टो जरदारी बन गया और दूसरी को बाजी को अबू ने लंदन से अल्ताफ भाई की तरफ फोन करके कह दिया था कि जी अब बेटा आपकी जब जो शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाने वाला मामला है, उस पर तो ऑपोजिशन ये कह रही है, अभी बल्कि हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब भी मौजूद थे, ऑपोजिशन तो उस पर ये कह रही है कि हुकूमत को खुद अपने जो इत्तेहादी हैं, जो अपने अरकान हैं, उन पर एतमाद नहीं है। पंजाब में बड़ा क्लोज कोलिशन है, उधर से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए ये शो ऑफ हैंड्स वाला मामला सारा हुकूमत लेकर आ रही है। देखिए सिंपल सी बात है, इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस टाइम पे नेक्स्ट इलेक्शन होता है, आपकी जो नेशनल असम्बलीज़ हैं या प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो इंटरम सेटअप पे चली जाती हैं। इससे पहले जो आर्टिकल 58(2) भी होता था, वो पूरी असम्बली डिज़ॉल्व कर दी जाती थी। लेकिन जो सेनेट है, जो एक फेडरेशन की अलामत है, जो इकाई है जिसमें तमाम सूबों को इक्वल वो हासिल है कि आपके अरकान होने चाहिए, जहाँ पे आपकी मुस्तकिल कानून साजी होती रहती है, चाहे असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, चाहे कोई और हुकूमत इंटरम सेटअप की तौर पे हो, आपकी कानून साजी अपर हाउस के अंदर होती है। अब अपर हाउस फेडरेशन की अलामत हो के इंतहाई पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स और इंतहाई पढ़े लिखे लोग जब वहाँ पे नॉमिनेट होकर जाते हैं, वहाँ पे जब सेनेट का इलेक्शन होता है, क्या आवाज़ें निकलती हैं, ये कि किस भाव बिक रहे हैं, कितने नोट उनको मिले हैं, सेल परचेज का एक बाजार गर्म हो जाता है। किस कदर दुख की और शर्मिंदगी की अलामत है कि आपके हाई फेडरेशन, जो फेडरेशन की अलामत है, उसके ऊपर जो है वो लूट और उसका सेल का बाजार एक गर्म हो जाता है। तो उसके ऊपर तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, उसके ऊपर तो जो सीक्रेट बैलेट पेपर है उसके अंदर चोरी हो जाती है, उसके अंदर वो पैसे ले लेते हैं। और आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि आज तक इसके बारे में हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज यानी अपने अरकान पर भी अपने अरकान पर भी मुकम्मल एतमाद नहीं है, इसलिए पूरी शफाफियत चाह रहे हैं आप। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कहूंगी कि हर मुश्किल काम जिसके बारे में लोगों को एम्बिग्विटी होती है, जिसके बारे में कदगन होती है, जिसके बारे में सवाल उठते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कभी जुर्रत नहीं हुई है कि उसके बारे में जो है कोई मुजाहरा करके कोई जवाब दे दे। हमने अपने सेनेट के इलेक्शन में अपने 20 अरकान को KP की असम्बली से अपनी पार्टी से जो है हमने निकाल दिया था। ये जो अभी सेनेट का चेयरमैन, जो कि मैं समझती हूँ कि इंतहाई बाकमाल सेनेट का चेयरमैन है, बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, इसके खिलाफ जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज गई, उसमें मुझे एक बात बताएं, क्या सेनेट के चेयरमैन को वो हटा सके? इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि हम आपको जो खास तौर पर ये शो ऑफ हैंड्स वाला मामला है, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से भी खिताब किया था, मीडिया से भी टॉक की थी, और उन्होंने जब ये जिक्र किया था कि हम इंतखाबी इस्लाहात ला रहे हैं, तो उसी में उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि हम चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड से ही सेनेट का इलेक्शन करें, और साथ ही उन्होंने कहा था इसके लिए हमें आइन में तरमीम की जरूरत होगी और वो डेफिनेटली पार्लियामेंट से होगा। अब ऑपोजिशन इस चीज को वेलकम करती है, शो ऑफ हैंड्स पर उन्हें इतराज तो नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पर आप पार्लियामेंट को क्यों बाईपास कर रहे हैं, आप ऑपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे, पार्लियामेंट में कानून साजी इस पर क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से?
देखिए, जो अपोजिशन का एतराज़ है ना, मैंने तो पहले कहा है कि उनका एतराज़ इसलिए कि उनकी सियासी सारी सर्कस इसलिए है कि गवर्नमेंट को जो है वो सेनेट या ऐवान बाला में ज़्यादा नुमाइंदगी मिल जाएगी तो और हम बिल जो है वो पास करवा सकेंगे। अब ये उसको डिरेल करना चाहते हैं। अब ये किस किस्म का क्वेश्चन है उनका? सबसे पहले तो उनको इस बात के ऊपर गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, और जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो रुक जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज है, पार्लियामेंट में तो बुलाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, वो तो कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज है, पार्लियामेंट में लेके आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं मैडम। नहीं, देखिए, असल में बात हुई ना, जिसके दिल में चोर होता है वो सवाल या कदगन पहले लगा देता है। इनको तो वैसे जो PMLN और पीपल्स पार्टी है, इनको तो इदारों को मिलाइन करने का शौक हो गया है। अगर ये पूरी तरीके से सुन ले, हुआ क्या है कि कल जो ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग होती है, मैं भी उसमें मौजूद होती हूँ, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के उनसे एक ब्रीफिंग ली गई कि हम चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में बिल्कुल भी चोरी ना हो, कोई कदगन ना लगा सके, सेल परचेज और हॉर्स ट्रेडिंग की बात ना हो, और ट्रांसपेरेंसी को और ऐवान बाला के तकद्दुस को कायम रखा जा सके। उसका क्या तरीकेकार हो सकता है? उन्होंने कहा कि जी इसकी इंटरप्रिटेशन हम सुप्रीम कोर्ट से ले लेते हैं, क्योंकि आला अदालत ही कानून की अच्छी जो है वो वजाहत कर सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का उन्होंने वेट ही नहीं किया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया ही नहीं, वो हमें बताएगा कि आपने शो ऑफ हैंड के जरिए आपने तरमीम करनी है, या आपने सिंपल मेजॉरिटी लेकर आनी है, या आपने ऑर्डिनेंस। ये तो क्लियर है कि शो ऑफ हैंड्स के लिए आइन में, ये तो क्लियर है कि शो ऑफ हैंड्स के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की रोशनी में, प्रेसिडेंट की रोशनी में क्लियरेंस मांग रहे हैं कि आप हमें बता दें कि हम आइन में तरमीम कर सकते हैं या नहीं। तो पहले उसको इस्तेमाल करने के लिए आपने आइन जो पार्लियामेंट है उसका इजलास बुला लेते, ऑपोजिशन को दावत दे देते, बता देते कि हम पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कस करना चाहते हैं, तरमीम के जरिए करनी है हमने ये चीज। देखिए, मैं तो ना ही कानूनदान हूँ, ना ही मैं कोई लॉ के ऊपर कोई अबूर रखती हूँ, लेकिन सबसे पहला फोरम यह है कि आला अदालत ने आपको इंटरप्रिटेशन करके देनी है लॉ की, जो कि लीगल तरीका है, जो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हमें अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद जो वो तरीक़ेकार होगा वो करेंगे। सेकंड बात यह है कि जो प्रेसिडेंट का जो ऐवान ज़ेरी के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर जो वो है रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, उसके अंदर जो उसके रूल्स मुतय्यन हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका तरीक़ेकार है। जहाँ तक सेनेट की बात है, वो सबऑर्डिनेट लॉ है, और वो आपको बता सकता है कि जो इलेक्शन एक्ट के जरिए जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उसका तरीक़ेकार होगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कह देती है कि ठीक है आप आईनी तरमीम के जरिए शो ऑफ हैंड से कर लें, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आईनी तरमीम से शो ऑफ हैंड्स के जरिए कर लें, तो आईनी तरमीम के लिए आप पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को बुलाएंगे या फिर ऑर्डिनेंस के जरिए करवा लेंगे? मनो अन तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत का जो इरादा है, जो हुकूमत की विल है, वो ट्रांसपेरेंसी है। हुकूमत में होते हुए कोई हुकूमत कभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहती हैं। वो तो चाहती हैं हमारे सेनेटर्स बढ़ जाएं, वो तो चाहती हैं हमारी सीटें बढ़ जाएं, लेकिन ये पहले जिद्दार गवर्नमेंट के वो कहते हैं कि बेशक हमें ज़्यादा सेनेटर्स ना मिले, इसके बावजूद भी कोई फेडरेशन की अलामत के ऊपर कोई कदम नेक्स्ट ना लगा सके। बज़ाहिर तो अभी पीटीआई के पास वाज़ी अक्सरियत हो सकती है, बज़ाहिर तो भी पीटीआई की पोजीशन फेयर है सेनेट इलेक्शंस में भी। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कह देती है कि ठीक है आप आइन में तरमीम करके शो ऑफ हैंड्स से करवा लें इलेक्शन सेनेट के, तो क्या आप आइन में तरमीम के लिए ऑपोजिशन को बुलाएंगे, पार्लियामान में इजलास बुलाएंगे, ऑपोजिशन को दावत देंगे इस पर बात करने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको कहा है कि जो हमें सुप्रीम कोर्ट अहकामात देगी हम मनोअन उसको तस्लीम करेंगे, चाहे उसके लिए इजलास बुलाना पड़े, चाहे तमाम पॉलिटिकल लीडरान को बुलाना पड़े। सेनेट का चैम्बर मौजूद है, स्पीकर साहब का चैनल भी मौजूद है, और तमाम बड़े लीडरान भी इस वक्त मौजूद हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अल्फाज है कि हर बात पे हर चीज के ऊपर बात हो सकती है सिवाय नारों के, सिवाय करप्शन के। तो ये करप्शन तो नहीं है ना, ये तो हम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जरताज साहिबा, आपने वाज़ेह भी कर दिया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ऑपोजिशन को बुलाकर और तमाम पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ऐवान में भी इस पर गुफ्तगू की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के लिहाज से सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुए। एक दिन में 105 अमवात हुई। 105 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये 105 अफराद और 105 खानदान हैं जिनके लिए कोरोना एक खबर नहीं, एक सानिया है। और अवाम की एक बड़ी तादाद की बेहतियाती और सियासी क़यादत की गैर संजीदगी इस साने की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा कर रही है। सिर्फ दिसंबर में 919 अमवात हो चुकी हैं। 45,500 नए केसेस सामने आ चुके हैं। यहां सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर की पीक आ चुकी है या अभी इस वबा की दूसरी लहर मजीद खतरनाक होगी। हुकूमत चंद पाबंदियां लगाने के बाद सिर्फ बयानात पर इक्तफा किए हुए है। ऐसे में एक दिन में 105 अमवात क्या इस बात की मुतकाजी हैं कि हुकूमत कुछ सख्त इकदाम उठाए। चंद कबल 70 से ज्यादा अमवात के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से यह बयान सामने आया था कि अगर केसेस मजीद बढ़े तो हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ेगी, लॉकडाउन भी करना पड़ सकता है। ऑपोजिशन के जलसों को रोकने की अपील भी हुकूमत की जानिब से की गई। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या ये बयानात सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर थे? क्या हुकूमत सख्त इक़दामात के लिए इन तशवीशनाक नंबर्स में मजीद इजाफे का इंतजार कर रही है? और क्या मुआशी मामलात इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम है? यह सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं, ऑपोजिशन से भी है, अवाम से भी है, क्योंकि यह वबा सियासी तफरीक नहीं करती। फिर हमारी सियासी क़यादत क्यों इस वबा पर तफरीक का शिकार है? हुकूमत को बयानात से आगे बढ़ना होगा, संजीदगी दिखानी होगी, सख्त इक़दामात लेने होंगे। वो क्या इक़दामात हो सकते हैं? हुकूमत की कोरोना के खिलाफ पॉलिसी जमूत का शिकार क्यों है? बात करेंगे वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 105 अमवात गुज़श्ता 24 घंटे में 2200 से ज़ायद केसेस, सर सेकेंड वेव की पीक यही है या वर्स्ट इज येट टू कम? जी बहुत शुक्रिया साहब। मेरा ख्याल है जी कि अभी अगर तो आप डेथ्स के हवाले से सिर्फ बात कर रहे हैं तो डेथ्स का आने वाले दिनों में तयन जो है वो होता है कि आपके पास कितने लोग वेंटिलेटर्स पे हैं आज और कितने लोग आपके हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो वो नंबर खासा ज़्यादा है इस वक्त, और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में अमवात जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ साथ आपको कि ये अगर हम अदादो शुमार के हवाले से देखें और जो लोग एनालिसिस करते हैं NCOC में भी इस बात का इदराक है ऑलरेडी कि ये डेथ्स जो हैं बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। तो अगर मैं आपके स्पेसिफिक जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आने वाले दिनों में क्या यही पीक है या आने वाले दिनों में सूरत हाल ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है, तो इसका जवाब यही है कि सूरत हाल ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है। तो डॉक्टर साहब आप क्या ये समझते हैं कि ये जो केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं क्या ये अंडर रिपोर्टेड हैं? क्या टेस्ट अभी भी कम हो रहे हैं या जितने टेस्ट करने चाहिए उस हिसाब से गवर्नमेंट कर रही है? मैं ये समझता हूँ जी कि टेस्ट जो हैं वो यकीनन उनमें इजाफा हुआ है। जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बहरहाल इजाफा हुआ है। कोई 10,000 के एवरेज जो है वो बढ़ी है। पहले 30,000 की एवरेज थी, अब तकरीबन 40,000 के अराउंड है। लेकिन हमारी कैपेसिटी इससे काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन इससे डबल टेस्ट जो हैं हम कर सकते हैं। रही बात ये कि क्या हमारे पास अंडर रिपोर्टिंग है, तो इसका जवाब जो है ना जी, बगैर कोई सनसनी फैलाए मैं जो देना चाहता हूँ ये है कि पैंडेमिक में किसी भी डिजीज के आउटब्रेक में जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं जी वो हमेशा अंडर रिपोर्ट होते हैं और हर जगह अंडर रिपोर्ट होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे सही भी कर दीजिएगा, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि फर्स्ट वेव से ज्यादा इस वक्त शरह अमवात बढ़ रही हैं? 105 डेथ्स अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुई लास्ट 24 आवर्स में। अगर पिछले वीक के भी या पिछले मंथ के भी स्टैट्स निकाल लें तो औसतन 50 से तो जायद अमवात ही सामने आ रही हैं हमारे। अब वजह क्या है? डेथ रेट बढ़ने की वजह क्या सामने आ रही है? क्या हमारी इम्यूनिटी मजीद कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई है या फिर वायरस इस कदर म्यूटेट कर चुका हुआ है कि अब ज्यादा ये सीवियरली अटैक कर रहा है? नहीं जी, बात यह है कि देखें
जून में, मई और जून के दरमियान जिस कदर तेजी से इजाफा हुआ था डेथ्स में, वो तो अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है। जून में 14 जून को गालबन हमारे हाईएस्ट नंबर थे डेथ्स के 153 एक दिन में। इजाफा बतदरीज हो रहा है, लेकिन यकीनन हो रहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सेकंड वेव ज़्यादा सख्त है, तो जो दूसरे ममालिक का अगर तजर्बा हम सामने रखें तो यकीनन सेकंड वेव जो है इसमें नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मॉर्टेलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहली दफ़ा थी। और मैं समझता हूँ कि लगभग यही पैटर्न पाकिस्तान में भी है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि एनसीओसी ने जो सारी फैसले किए हैं, उनमें सिवाय इस एक चीज़ के कि जो पॉलिटिकल जो इसमें जाविया आ गया इस दफ़ा, और जो ख़ास तौर पे अपोजिशन ने जो अपने जलसे जुलूस किए और वो बड़ी मैस गैदरिंग्स थी, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारा जो हुकूमती जो रुख है पॉलिसीज़ का, वो सही सिमत में है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डिले हुआ, लेकिन हो जाता है। लोग भी थक गए हैं, फटीग भी हो जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं इस दफ़ा, क्योंकि हमारे पास अब पिछली जो फर्स्ट वेव थी उसका एक्सपीरियंस भी मौजूद है, और अब इंशाअल्लाह ताला वैक्सीन भी आ जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च अप्रैल में कम से कम इतनी शायद हम हासिल कर सकें वैक्सीन के, जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसके बारे में हम सबको तशवीश होती है, उनको कम से कम वो वैक्सीन लग सकेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अवाम के पर्सपेक्टिव से, आप चूंकि खुद इस सारे मैकेनिज्म का हिस्सा रहे हैं, अवाम का भी आपने सारा बिहेवियर जो फर्स्ट वेव के दौरान था, फिर दरमियान में जब हालात कदरे बेहतरी की तरफ आए, और अब जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर मास्क ही सिर्फ पहने रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हद तक बचाव हो सकता है। अब आप क्या समझते हैं, अवाम ने क्या इस हिदायत के बाद नॉर्मलाइज कर लिया है कोविड की सारी सिचुएशन को, और अब जो वैक्सीन वाली भी एक उम्मीद लगी हुई है, तो क्या इस वजह से अवाम के एंड पे कोई बेहतियाती और SOPs में गफलत सामने आप देख रहे हैं सर? जी, यकीनन ऐसा है, और इसकी कई वजूहात हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा, बार बार ये याद दहानी कराई जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद करवाई, असद उमर साहब बात करते रहते हैं, फैसल सुल्तान साहब करते रहते हैं, NCOC से बहुत कम्युनिकेशन। अब तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो भी दोबारा से पब्लिक सर्विस मैसेजिंग काफ़ी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका चैनल। लेकिन यकीनन लोगों के बिहेवियर्स जो हैं, जो होने चाहिए, वो नहीं हैं। हमने ये देखा था कि जून के शुरू में मतलब बहुत ज़्यादा जब ये याद दहानी कराई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब हर वीक एक प्रेस ब्रीफिंग किया करते थे, हम सारे उनके साथ बैठते थे, तो उसका बहुत असर हुआ था, और बहुत ज़्यादा लोगों ने SOPs और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना वो लेने शुरू कर दिए थे, जो कि इस वक्त थोड़ा थोड़ा उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जितना दरकार है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इस हवाले से आपके प्रोग्राम के तवसत से अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि वो इस पे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपना इसका एहसास करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना जी, कि अगर सब लोगों के टेस्ट कर लिए जाएं तो हमें सही रेट पता चल जाएगा, इसी तरह ये भी दुरुस्त है कि अगर हम सब लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिम्मेदारी और एहतियात ही इस वबा से निपटने का वाहिद इस वक्त हल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में 19 साला जंग के खात्मे के लिए हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर इख्तिताम को पहुंच चुका है, और अब अगले दौर का इनेकाद आइंदा बरस 5 जनवरी से होना है। ताहम अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाले हालात इन मुज़ाकरात को डीरेल कराने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। सबसे बढ़कर इस वक्त बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में 20 दिन का वक्फा है, और अमरीका में आने वाले दिनों में इक़्तिदार की मुंतकिली भी होनी है।
दूसरी जानिब अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत और बातचीत के लिए अगले मकाम के तनाज़े ने इस अमल में गैर यकीनी के उनसर को शामिल कर दिया है और शायद इसी गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे के लिए तमाम फरीक एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। इन मुज़ाकरात की दाखिल ढलवाने वाला फरीक पाकिस्तान भी इस वक्त मरकज़े निगाह बना हुआ है। रवां हफ्ते अफगान अमल से जुड़े अहम तरीन फरीकैन ने पाकिस्तान के हंगामी दौरे किए। पीर को अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान में मौजूद थे, जहां उन्होंने अहम मुलाकातें की और अपने ट्विटर पैगामात में इस अमल को लाहक खतरात पर भी तशवीश का इज़हार किया। ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना था कि अफसोसनाक बात है कि जंग बदस्तूर जारी है, सियासी तस्वीर तशद्दुद में कमी और जंग बंदी की अभी भी जरूरत है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि इस बात को देखते हुए कि कितना खतरा है, ये लाजमी है कि मुज़ाकरात की बहाली में ताखीर ना हो और इत्तफाक राय के मुताबिक उन्हें 5 जनवरी को दोबारा अमल शुरू कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने न सिर्फ मुआहिदे पर दस्तखत में अमरीका और तालिबान की मदद की, बल्कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करने के साथ साथ मुज़ाकरात के उसूल और तरीक़ेकार के तयन में भी मुआवनत की। ज़ल्मे खलीलज़ाद के जाते ही आज मुल्ला बरादर की सरबराह में अफ़गान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस अमल को लाहक खतरात का एतराफ़ किया, ताहम अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ तालिबान पर डालने को गैर मंतकी करार दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे अफ़गान अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान, अब एक जानिब अमरीकी एयर स्ट्राइक, बेशक उन्होंने ये कहा कि हमने अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को बचाने के लिए की क्योंकि तालिबान ने उन पर हमले किए, फिर दूसरी जानिब जनरल मिलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद की जनरल बाजवा से मुलाकात, फिर आज अफ़गान वफ़द की पाकिस्तान आमद। सर, इस सारी सूरत हाल में इस अफ़गान अमल को, माहिदे को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या फिर इसको लाहक खतरात पर जो खदशात हैं क्या वो दुरुस्त हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से हमेशा से खदशात रहे हैं और इससे पहले भी कोशिशें हुई, वो नाकाम हो गई। इस बार अलबत्ता लग ये रहा है कि ये मुज़ाकरात ज़्यादा संजीदा हैं और काफ़ी इनको अरसा भी हो गया, कुछ कामयाबी भी हासिल हुई। अमेरिका और तालिबान का मुआहिदा हुआ फरवरी में, उसके बाद फिर तालिबान और जो उनके अफ़गान मुखालफीन हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हुए 12 सितंबर को। उसमें कोई 3 महीने इसी बात में लग गए कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए कि ये मुज़ाकरात किस तरीके से करेंगे। तो वो रूल ऑफ प्रोसीजर जो है वो तो बन गया, बिलाखिर इत्तेफाक हुआ। अभी एजेंडे के ऊपर बातचीत शुरू हुई है, 4-5 दिन हुए, तो अभी उन्होंने एक वक्फा कर लिया 3 हफ्ते के लिए, जो काफ़ी लंबा लगता है। लेकिन ये है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, थोड़ी बहुत उम्मीद भी है। अलबत्ता ये भी है कि अफ़गानिस्तान में जंग में तेज़ी आई है, सारे फरीक हमले कर रहे हैं, तालिबान के हमलों में बहुत इजाफा हुआ और उनसे बार बार कहा जा रहा है कि वो जंग बंदी करें, वो नहीं मान रहे। अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आई है, नए सदर आए हैं और उनकी पॉलिसी तो ज़ाहिर है वो जायज़ा लेंगे, उसके बाद भी कुछ वो ऐलान करेंगे। तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि सारी फरीक ही जंग बंदी के इस माहिदे को की पामाली कर रहे हैं, लेकिन कहा सिर्फ तालिबान से जा रहा है कि वो जंग बंदी के माहिदे की पासदारी करें। आप नहीं समझते सर कि इस सारी सूरत हाल में तमाम फरीकैन को फिर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और अगर सिर्फ तालिबान से कहा जाए कि वो जंग बंदी करें, ये कुछ गैर मुनसिफाना नहीं है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान जंग बंदी हुई है, यानी मुआहिदा हुआ, उसके बाद तालिबान के हमले रुक गए। अमेरिका ने आज तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि अमेरिका या नेटो के किसी फौजी के ऊपर हमला हुआ है। तो वो तालिबान उसकी पासदारी कर रहे हैं। अलबत्ता अफ़गान हुकूमत के साथ उनका कोई जंग बंदी का मुआहिदा नहीं हुआ, अभी तो इब्तदाई बातचीत है। तो तालिबान समझते हैं कि वो हक बजानिब है कि वो हमले करे और ज़ाहिर है उनके पास असली कुव्वत तो ये फ़ौजी ताकत है, ये हमले है। अगर वो ये हमले न करते और मुज़ाहमत न करते
तो अमेरिका भी उनसे बात न करता। तो रहीमुल्लाह साहब, जब तालिबान अफगान फोर्सेस पर हमला करते हैं तो उस अफगान फोर्सेस को उस हमले से बचाने के लिए अमेरिकन फोर्सेस एयर स्ट्राइक करती हैं, तो फिर यहाँ पर तो अमेरिका भी उस जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करता है, तो आप नहीं समझते कि फिर अमेरिका पर भी इस सूरत हाल में उतनी जिम्मेदारी आयद होती है जितनी तालिबान पर होती है? अच्छा देखें, ये बड़ा एक अजीब मामला है, क्योंकि जब अमेरिका इस तरह की एयर स्ट्राइक्स करता है अफगान फौज को बचाने के लिए, तालिबान के हमलों को रोकने के लिए, तो तालिबान उसके ऊपर कुछ ज़्यादा एहतजाज नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ठीक है, मुआहदे का हिस्सा है। कभी कभार वो कहते हैं कि हमने छोटा हमला किया, अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया और इसमें आम शहरी मारे गए, तो ये मुआहदे का हिस्सा है। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, अब यहाँ पर जो मुज़ाकरात के मकाम का नया तनाज़ा सामने आया, अब अफगान सदर ने तो ये पेशकश कर दी कि काबुल या फिर अफगानिस्तान में कहीं पर भी अगर जहाँ तालिबान कहें हम वहाँ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अवाम भी देखे कि मुज़ाकरात का अमल किस तरह से चलता है, लेकिन तालिबान मुस्तरद कर रहे हैं इस पेशकश को। अब अफगान सदर की इस पेशकश के पीछे क्या उनका कॉन्फिडेंस है कि उन्हें लग रहा है कि अब अवाम की पॉपुलर सपोर्ट उनके साथ है, और फिर तालिबान की मुस्तरद करने की वजह क्या है? क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं या फिर अदरवाइज ट्रस्ट डेफिसिट है? ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मामला है, लेकिन अफगान हुकूमत को पता है कि तालिबान नहीं आएंगे, नहीं मानेंगे। अगर ये मुज़ाकरात काबुल शहर में या जो अफगान हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं, तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में भी ज़ाहिर है वो सहूलियात नहीं होंगी कि वहाँ पे मुज़ाकरात हो, इनकी हिफाजत की कौन गारंटी देगा? तो ये तालिबान तो बिल्कुल नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जी ये फैसला हो चुका है कि ये मुज़ाकरात कतर ही में होंगे जो अगला राउंड है, और वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अशरफ गनी की बात कोई अहमियत नहीं दे रहे, और उनका कहना है कि अशरफ गनी पहले अपनी हिफाजत करें और ये जो गैर मुल्की फौज है इसको निकालें, फिर बाद में वो हमारी हिफाजत की जमानत दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, इस सारे अफगान तालिबान और अमन माहिदे के हवाले से आप हमें सारी सूरत हाल में अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।